हाँ, तो आज अपन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो तो आपको देखना ही देखना है। उसका कमेंट, इसकी प्लेलिस्ट एक अलग है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट है। और इस जो फर्स्ट वाला जो वीडियो बनाया था अपने, मैं उसका कमेंट में पिन कर दूंगा उसको भी, लिंक को, वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि उन चैप्टर्स में भी कुछ एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी जो वो थे वो तो वही इंपॉर्टेंट है। आज अपन ले रहे हैं चैप्टर 7, बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 7 और चैप्टर 9। ये दोनों चैप्टर 9 तो बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। इन दोनों चैप्टर में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, 100% है कि लगभग यही आने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी मेहनत, मतलब इसमें एक कहते हैं ना कि आपकी पूरी एनसीईआरटी की मैंने स्टडी कर रखी है, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं वो यही बनने हैं। बस इनको अच्छे से आपको एक बार पढ़ना है, अगर फिर टाइम मिल जाए तो फिर कुछ आगे बढ़ना, वरना पहले तो इन्हीं को पढ़ना, और मैं तो कहता हूँ इन्हीं को पढ़ के चल जाना बड़े वाले क्वेश्चंस में, तो ठीक है। लेकिन आज अपन कौन कौन से लगाएंगे कि देखो, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रखेंगे एक तो, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्रात्मक, ठीक है। लघुत्रात्मक भी रखेंगे और निबंधात्मक, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग का मतलब निबंधात्मक। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चन अपन आज लेने वाले हैं। फिर कौन से बच गए, फिर बच गए वन लाइनर। तो वन लाइनर बोल दो, चाहे वो एमसीक्यूज वाले बोल दो, ठीक है। इनकी तो मैं अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और हर चैप्टर के मैं आपको एमसीक्यूज का टेस्ट देता ही हूँ, बस उनको पढ़ के जाना है तो 100% हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। बहुत मुश्किल बुक है, बड़ी बुक है। वैसे भी आपकी बुक सफिशिएंट है सिविल सर्विसेज तक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता हिस्ट्री में, क्योंकि ये सफिशिएंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है ये। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाता। इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री या स्टेट हिस्ट्री वो आपको अलग से पढ़नी है, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता, इसलिए बड़े ध्यान से करना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ें समझने की होती है, उनको इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आती, वो ऐसी होती है, इसलिए उनको छोड़ना भी है। अब बहुत आराम के साथ में इन क्वेश्चन को करो, और जितने मैंने नोट्स बनवा दिए आपको, मतलब जो चैप्टर अपन ने पढ़ लिए उनमें तो आंसर वही लिखना है, जिनमें और ट्राई करूँगा मैं जल्दी कि बाकी जितने भी आपके चैप्टर बच गए हैं मैं उनको भी करवा दूँ जल्दी, कोशिश करूँगा, पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है, इसी महीने में आपके हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब निकालो आप चैप्टर 7, इसके अंदर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ये वाला चैप्टर है। इसमें पहले शॉर्ट टाइप आंसर लगा लो। एक तो ये क्वेश्चन है कि मानवतावादियों ने किस काल में मध्य युग और किस काल को आधुनिक युग कहा। विच पीरियड वॉज टर्म्ड बाई ह्यूमैनिटीज एज मिडल एज एंड विच पीरियड ऑफ मॉडर्न एज। सेकेंड, लियोन बतिस्ता अल्बर्टी कौन था, उसकी कला सिद्धांत और वास्तुकला संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। हु वॉज लियोन बतिस्ता अल्बर्टी, डिस्क्राइब हिज आर्ट थ्योरी एंड आर्ट की आर्किटेक्चरल आइडियाज़, ये आपको उस बताना है। तीसरा है आपके मध्यकाल की कुछ महिलाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकाल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी तथा मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी, स्पष्ट कीजिए। ए फ्यू वुमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन, एक्सप्लेन करना है आपको। और इसी में चौथा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ रिनेंस, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और पांचवा है कार्डिनल गैस्पारो, ठीक है, कोंतारिनी, पूरा नाम है कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी ने अपने नगर राज्य वेनिस की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में क्या बताया, यानी कि व्हाट डिटेल्स डिड कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी गिव अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ हिज सिटी स्टेट ऑफ आपके इसकी में वेन्यू, ठीक है, सॉरी वेनिस। फिर अपन बात करते हैं छठे की, कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात किन परिवर्तनों ने इटली की संस्कृति को फिर से उभारा, फिर से उसका उत्थान किया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि रोमन साम्राज्य जब पतन हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो इटली की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जिसका अपन इतावली संस्कृति बोलते हैं हिंदी में, वो खत्म हो गया था। लेकिन क्या क्या ऐसे रीजन थे उस वजह से वापस वो उठी या वापस ठीक हुई। व्हाट चेंजेस कंट्रीब्यूटेड टू द रिवल ऑफ इटालियन कल्चर आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। और इसी में सातवां कोपरनिकसीय क्रांति, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है, द कॉपर या फिर ऐसा मान लो कोपरनिकन रिवोल्यूशंस, इसके बारे में आपको लिखना है। 7 क्वेश्चन तो आपके हैं जो लघुत्रात्मक है, मतलब कि शॉर्ट टाइप आंसर थे, ठीक है। अब है निबंधात्मक, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट है कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का क्या योगदान है, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर मार्टिन लूथर कौन था। देखो मैंने अंडरलाइन किया मार्टिन लूथर कौन था, ये एक बात है, ये पहले लिखा हुआ हो चाहे उसके बाद में, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, क्योंकि ये अलग से भी आया मार्टिन लूथर कौन था,
इतना आई तो भी, और धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का क्या योगदान था तो भी। तो ये हालांकि एक ही क्वेश्चन है, तो पहले मार्टिन लूथर के बारे में बताना है और उसके बारे में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है, लेकिन एग्जाम में दोनों अलग अलग अगर आ जाएं तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। यानी कि हु वॉज मार्टिन लूथर और व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर इन द रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट बोल दो चाहे रिफॉर्मेशन मूवमेंट बोल दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सेकंड है 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुई विज्ञान की प्रगति का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर आपको माइकल एंजेलो के बारे में ज़रूर लिखना है और लियोनार्डो दा विंची के बारे में ज़रूर लिखना है 100%। फिर मैंने जो अंडरलाइन किया इसका मतलब ये है कि माइकल एंजेलो के बारे में अलग से पूछा जा सकता है, मतलब ये आपको शॉर्ट टाइप का आंसर मिल सकता है, और लियोनार्डो दा विंची के बारे में अलग से पूछा जा सकता है। तो अपन लॉन्ग आंसर के साथ में छोटे क्वेश्चन भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है, बहुत ज़रूरी है। यानी कि डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन यूरोप बिटवीन 14th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, और माइकल एंजेलो लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपको ज़रूर आंसर में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्जागरण काल में यूरोप में हुई चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, एक से बड़े एक क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में आपको आंसर देना, ज़बरदस्त क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उनके बारे कुछ नहीं जाना। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग इन यूरोप ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड, ठीक है। और क्वेश्चन 4 है, इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण आरंभ होने के क्या कारण थे। व्हाट वर द रीजंस फॉर द बिगनिंग ऑफ द रेनेसांस ऑफ इटली, ठीक है। और लास्ट 5वां क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन यूरोप फ्रॉम द 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, ठीक है। एक से बड़े क्वेश्चन, ये था आपका 7 चैप्टर। जिसने ये अच्छे से पढ़ के चलेगा एग्जाम में कुछ भी बार नहीं जाना, ये मेरा पक्की गारंटी, ठीक है। इनको पढ़ के जाना, टाइम मिले तो कुछ अलग करना है, एमसीक्यूज का टेस्ट आपको जरूर देना है, ठीक है। अब देखो चैप्टर 9, औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर, इस बार बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम में आ रहा है, हमेशा आता है वैसे। इसमें मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके सेलेक्ट किए हैं, 4 तो किए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि पहला है जिसे लघुतरात्मक बोलते हैं कि ब्रिटेन 1793 से लेकर 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा, इसका ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। सीधी सी बात है, जब लड़ाई झगड़े होंगे तो उसके बिजनेस पे, उस पर इंडस्ट्री पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना है, तो वो इफेक्ट आपको बताना है कि हाउ डिड ब्रिटेन्स इन्वॉल्वमेंट इन वॉर्स फ्रॉम 1793 टू 1815 अफेक्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, क्या अफेक्ट पड़ा वो आपको लिखना है। सेकंड है औद्योगिक क्रांति जो है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन विद्वानों द्वारा किया गया। विच स्कॉलर्स यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बारे में आपको लिखना है, शॉर्ट टाइप है, 4-5 लाइन में आंसर देना होता है इसका, ठीक है। हो सकता है 6-7 तक लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, कपास की कताई और बुनाई के क्षेत्र में ब्रिटेन में हुए विभिन्न आविष्कारों का वर्णन करना है, सिर्फ कपास के बारे में बात करें अपन, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्क्राइब द वेरियस इन्वेंशंस मेड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग सीजन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में नहरों के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स इन ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी। ये ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी के अंदर जो ब्रिटेन में नहरों का जो विकास और डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में आपको आंसर देना है। अब बात करते हैं अपन निबंधात्मक की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। फर्स्ट है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रीजन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इन इंग्लैंड इटसेल्फ। यानी कि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है वो आपको लिखना, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड है, वो भी मतलब एक से बड़े क्वेश्चन है, इनके बाहर कुछ नहीं जाना। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कोयले और लोहे के क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र बोल दो, लोहे के उद्योग क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कोल एंड आयरन इंडस्ट्री इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। कौन कौन से विकास बताने हैं आपको, कोयले में और लोहे के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र याद रखना। इससे पहले अपन शॉर्ट आंसर टाइप में भी कपास के बारे में पढ़ के आए थे, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 18वीं शताब्दी में भाप की शक्ति। आपको पता है भाप के मामले में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किया, तो भाप की शक्ति के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन और आविष्कार इन्होंने किए उसका वर्णन करना है, ठीक है। यानी व्हाट चेंजेस एंड इन्वेंशन टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्टीम पावर इन द 18th सेंचुरी, कंप्लीटली डिस्क्राइब आपको करना है, किस किस चीज़ का इन्होंने आविष्कार किया, कब किया, कैसे किया, वो जितने भी भाप की भट्टियाँ वगैरह बनाई थी सबका आंसर आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
ब्रिटिश सरकार द्वारा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए बनाए गए कानूनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने वर्कर्स की ज़िंदगी सुधारने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास एफर्ट्स किए वो आपको बताना है। और लास्ट इसका 5वां है, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो मेजर 2 चैप्टर थे जो बिल्कुल बचे हुए थे। 7वां और 9वां अपन ने कंप्लीट कर लिया। और अब जो अपने चैप्टर थे 1st, 2nd, 3 और 4 और 6, ये जो चैप्टर हैं जो मैंने इसका एक वीडियो पहले से बना दिया। अब फर्स्ट के तो कंप्लीट है, वो जो मैंने लगवाए थे वो सफिशिएंट है, उसमें उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। अब ये 2nd से 4 जो हैं इनके मैंने ओनली फॉर लॉन्ग लगवाए थे। हालांकि इसमें भी लॉन्ग ही लगवाए थे, लेकिन इस फर्स्ट के अंदर लॉन्ग के अंदर भी मैंने छोटे और लगवा दिए। तो फर्स्ट के तो वही मोस्ट है, वो उतने ही पढ़ के चल जाना और एमसीक्यूज का टेस्ट दे देना। 2nd से लेके जो 6 है ना, इनमें जो निबंधात्मक तो अपने करार कर लिए थे, तो अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि लघुतरात्मक थोड़े और लगा लो ताकि वो उसी में जाके लगा लेना, पीछे जो लगा रहे ज़्यादा नहीं है, 2-4 खास क्वेश्चन और है। जैसे कि 2nd चैप्टर खोलो आप। 2nd चैप्टर शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन है कि यूरोपवासी मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण क्यों मानते थे। मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, बहुत ही शानदार। यानी कि वाई डिड यूरोपियंस कंसिडर मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट। 2nd है उरूक में हुई तकनीकी प्रगति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मेड इन उरूक, इसका बताना है। इसी में तीसरा देखो वार का शीर्ष। वार का शीर्ष मैंने जो बताया था ना, वार का हेड, जो अलग से क्वेश्चन करवाया था आपको, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी इसका 3rd हो जाएगा। और चौथा है मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृति का मिश्रणता स्पष्ट कीजिए। द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ मेसोपोटामिया वॉज अ मिक्सचर ऑफ कल्चर्स बेस्ड ऑन पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, एक्सप्लेन। ये 4 क्वेश्चन आपको 2nd चैप्टर में लगाने हैं, ठीक है। अब निकालो चैप्टर 3। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रोम साम्राज्य में स्थापित गणतंत्र शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड इन रोमन एम्पायर, ठीक है। 2nd, परवर्ती काल में, यानी कि जो आपका लेटर पीरियड था पीछे जो बीत गया, उस परवर्ती काल में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स मेड बाय द रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन इन द लेटर पीरियड, ठीक है। और इसी में तीसरा है रोमन साम्राज्य के जो पतन हुआ उसका, उस रोमन साम्राज्य के फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर खत्म होने के कारणों का वर्णन करो। क्या कारण था कि रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये था आपका तीसरा चैप्टर। इसके 3 क्वेश्चन है और 2nd में अपन लगा लिए 4, ठीक है। अब निकालो चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर आपका एक क्वेश्चन था बददू या बेदुइन के बारे में आप क्या जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू नो अबाउट बद्दू एंड बेदुइन, इसके बारे में आपको लिखना है। और 2nd है अब्द अल मलिक द्वारा सिक्के जो थे, कोइन जो थे, उनमें कुछ रिफॉर्म सुधार किए गए थे। उन सुधारों जो क्या क्या उसने सुधार किए उनके बारे में लिखना है कि व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वर मेड टू द कोइंस बाय अब्द अल मलिक, ठीक है। इसी में तीसरा है सूफीवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफीवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसा आ सकता है सूफियों के धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इंग्लिश की बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूफिज्म, या फिर डिस्कस द रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ सूफीज, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन 4th, और इस 4th क्वेश्चन में एक खुद एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। क्या कि कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में विख्यात अल मुतवक्किल मस्जिद। तो यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अल मुतवक्किल, ठीक है। इस मस्जिद का वर्णन आपको करना है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्यों बनी रही काफ़ी शताब्दियों तक, ठीक है। डिस्क्राइब द अल मुतवक्किल मस्जिद या मॉस्क्यू नॉन फॉर मैनी कंट्रीज मैनी सेंचुरीज इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड। उसका कारण आपको देना है। तो इस चैप्टर में बहुत ही टॉप लेवल के 4 क्वेश्चन आपको और जोड़ने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अपन लगा चुके। 6ठा आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वापस इसी में, क्योंकि लॉन्ग तो अपन लगा चुके, लेकिन इस 6ठे में मैं 1-2 लॉन्ग और जुड़ाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले तो अपन बात करते हैं 5 क्वेश्चन की जो अपने शॉर्ट टाइप होंगे कि मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और इसका वर्णन कीजिए। इमेजिन डिस्क्राइब ए डे इन द लाइफ ऑफ क्राफ्ट्समैन इन ए मिडाइवल फ्रेंच टाउन। आपको ये ब्रैकेट में मैंने साइड में लिखा है कि क्वेश्चन 5 लास्ट में,
चैप्टर के लास्ट में। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन 5 आपके चैप्टर के लास्ट वाला है। हालांकि अपना तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है, लेकिन आपकी जो बुक में पीछे दे रहेगा ना 5वां, ये वही क्वेश्चन है इसी चैप्टर के लास्ट वाला। सेकंड है सामंतवाद के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन या अबाउट फेडरलिज्म, ठीक है। और तीसरा श्रेणी या फिर गिल्ड बोल दो, श्रेणी या गिल्ड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गिल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली महामारियों का वर्णन कीजिए, इसके क्या परिणाम हुए। देखो महामारी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, अभी एट प्रेजेंट अपन जिस महामारी के दौर से गुजरे हैं तो ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। डिस्क्राइब द एपिडेमिक्स दैट स्प्रेड इन यूरोप इन द 14th सेंचुरी, व्हाट वर देयर रिजल्ट्स, क्या परिणाम उसके रहे। 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में हुए राजनीतिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए, क्या क्या चेंजेस हुए उसके पॉलिटिक्स में। तो डिस्कस द पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके लिए सिलेक्ट किए निबंधात्मक, जो आपको पहले अपन ने लगा लिए थे, लेकिन 2 क्वेश्चन और जोड़ लो बस। एक तो है कि मध्यकालीन यूरोप में 11वीं शताब्दी में कृषि प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, इनके क्या परिणाम है वो भी बताना, बहुत टॉप लेवल का। इसमें 2 बातें हो सकती है कि या तो आपसे परिणाम ना पूछे, सिर्फ कारण पूछ ले तो वैसे लिख लेना, वरना अभी अपन परिणाम भी साथ लेके चल रहे हैं। यानी कि डिस्क्राइब द चेंजेस इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन मिडाइवल यूरोप इन द 11th सेंचुरी, व्हाट वर देयर रिजल्ट्स। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मध्यकालीन यूरोप में लॉर्ड और सामंतों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, बात एक ही है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ लॉर्ड्स एंड फेडरलिज्म्स जो थे इन मिडाइवल यूरोप, इनके बारे में आपसे वो पूछा जा सकता है। तो ये था अपना एक क्वेश्चन और इसमें कि मध्यकालीन यूरोप समाज जो है वो कितने सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। मध्यकाल के अंत में कौन सा नया वर्ग समाजों में इस तरीके से नया उदय हुआ। तो इनटू हाउ मेनी सोशल क्लासेस वाज मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड, और ऐसा कौन सी क्लास नई क्लास या नया वर्ग उभर के आया, विच न्यू क्लास इमर्ज इन दीज सोसाइटीज एट द एंड ऑफ द मिडाइवल पीरियड, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगवा दिए हैं। एक से बड़े क्वेश्चन है, जिसने ढंग से पढ़ लिया, लिख के देता हूँ 90+ हिस्ट्री के अंदर अगर 100 का मार्क्स का एग्जाम होता है तो उसमें आएंगे। बस आपको मेरी बातें सारी ध्यान रखनी है। टेस्ट आपको देना है खुद का सेल्फ, खुद का चेक करने के लिए, और नोट्स में से वापस जाके मैच कर लेना। MCQs का टेस्ट आपको हमेशा देना चाहिए ताकि 1 लाइनर क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, 1 लाइनर भी आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से ही 1 लाइनर बनेंगे, ठीक है। तो ये थे हिस्ट्री के आपके ओवरऑल जितना कोर्स इस बार आ रहा है उसका कंप्लीट मैंने करा दिया है। दोनों वीडियो देख लेना, फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखा जाके देख लेना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन उसमें लगवा दिए मैंने इन 3 चैप्टर के, 4 चैप्टर के, वो अभी 5 हो गए ना, 5 चैप्टर के। तो अभी अपन ने सिर्फ इसमें शॉर्ट आंसर टाइप लगाए और छठे थोड़ा लॉन्ग भी लगाए, बाकी सिर्फ वही लगाए। इनको अच्छे से लगा लेना। इसका मैं इस वाले का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप सीधा जाके देख सकते हो। वैसे इसकी प्लेलिस्ट अलग है, तो इस प्लेलिस्ट में 2 ही वीडियो है, तो आराम से इजीली, अभी तो और भी जुड़ते रहेंगे तो ईजिली आप देख सकते हो, ठीक है। ओके।